कांग्रेस के लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम में पंजा दिखाते हैं। आप पंजा पे वोट मारो, नहीं तो ये बीजेपी वाले आपको भारत देश से भगा देंगे। और सियासत की सफर में जो नाकाम हो गए, अरे लालच में कुर्सियों के आकर जो नेता बिक गए, अरे वो नेता तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गए। वो नेता तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम हो गए। मेरे बाप की जागीर है क्या बोलना? दम है तो तेरे का बोलना। प्रदीप जायसवाल आकर बता दे, तेरे में दम होगा तो आके बता, मेरे को चैलेंज कर, मैं अकेला वहाँ पे खड़े रहूंगा। तू तेरे फौज तुम आगे बढ़ो, मैं वहाँ खड़े रहूंगा। औरंगजेब रहमतुल्लाह के वहाँ पर तेरी मजार क्या, तू वहाँ पर बोल दे मैं आ रहा हूँ करके साहिबान पठान को फोन कर पहुँच, मैं तेरे पहले वहाँ पहुँचूंगा और तेरा इंतजार करूंगा। इलेक्शनवादी इकट्ठे हो जाएंगे तो हम कभी बटेंगे नहीं। हम बटने वाले नहीं है, और जब बटने वाले नहीं तो कटेंगे कैसे? हम कटेंगे भी नहीं, हम बटेंगे भी नहीं और कटेंगे भी नहीं। और ये बाहर के लोगों ने हमको समझाने की बात नहीं है। इम्तियाज जलील साहब को हमने दिलो जान से यहाँ पे औरंगाबाद शहर के अंदर चुन कर लाया था। आज उन्होंने नारेगांव जैसा इलाका आप देख रहे हो, सिर्फ साहिब खान पठान ने नारेगांव के अंदर विकास किया है। राजपाट लेना है तो वो छीन के लेना पड़ता है, मांग के नहीं मिलता, और छीनने का ही मौका चुनाव होता है। अगर फैसला मैदान में होगा, देखते हैं मरता कौन है, फैसला मैदान में होगा। अरे पैर के नीचे जमीन खिसक गई अतुल सावे की, जैसा कि आज उसने यहाँ पे जो सभा किया, रैली निकाला है। अतुल सावे, मैं आ रहा हूँ तेरी बजाने को सीटी। पठान साहब को आप भेज देंगे तो सत्ता में लाल बत्ती की गाड़ी लेके पठान साहब आपके एरिया में आ जाएंगे। अन्ना और हम सारे लोग, कोई टाटा बिरला की औलाद नहीं है, कोई अदानी अंबानी के बलबूते पे राज नहीं करते हैं, मोदी अंबानी के बलबूते पे राजनीति करता है। मंच पर बुलाने जा रहा हूँ उसी के साथ साथ साहब का पठान साहब के लिए यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ। साहब का पठान कहते हैं कि राह में खतरे बहुत है, राह में खतरे बहुत है, मगर ठहरता कौन है? अरे बात कल आनी है तो दादा है, डरता कौन है? तुम सारे तेरे लश्कर के मुकाबिल अकेला हूँ, अगर फैसला मैदान में होगा, देखते हैं मरता कौन है, फैसला मैदान में होगा। अतुल सावे, तेरी बजाने को आ रहा हूँ। बहुत मजा लिया तेरे पास आकर। सबसे पहले तो बजाऊंगा सीटी अतुल सावे की। सुरेश साहब, हमारे अरविंद कांबळे साहब, हमारे अन्ना शेंगे साहब जी दिया, मैं इनका बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इसका लाइक समझा। और बातें तो बहुत बोलना है लेकिन वक्त टाइम बहुत कम। हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, तमाम बातें जो वक्त तफसीलाने बयान सामने आएगा। जैसा आपने देखा है कि 5 साल अतुल सावे यहाँ पे हमारे पूर्व के आमदार थे, और कभी यहाँ पे औरंगाबाद अपने नारेगांव के अंदर कभी एक मर्तबा भी जो है तो इन्होंने दौरा नहीं किया। आज यानी पैर के नीचे जमीन खिसक गई अतुल सावे की, जैसा कि आज उसने यहाँ पे जो सभा किया, रैली निकाला है। अतुल सावे, मैं आ रहा हूँ तेरी बजाने को सीटी। थोड़े दिन बाकी है, 30 दिन बाकी, अभी 8 दिन बाकी है, 8 से 9 दिन बाकी है, तेरी सीटी बजाने आ रहा हूँ। दूसरा, हमारे जो है तो इम्तियाज जलील साहब ने, आज हमने उनको 10 साल दिया, 10 साल दिया, लेकिन हमारे कौम का उसने कोई काम नहीं किया, है ना, हमारे मुसलमानों के अंदर उसने कोई काम नहीं किया। मुझे उसकी बदनामी करना नहीं है। आप बोल रहे होंगे कि हमारा रहबर होने के बाद आप बदनामी कर रहे हो। इम्तियाज जलील साहब को हमने दिलो जान से यहाँ पे औरंगाबाद शहर के अंदर चुन कर लाया था। आज उन्होंने नारेगांव जैसा इलाका आप देख रहे हो,
सिर्फ साहिब खान पठान ने नारेगांव के अंदर विकास किया है। हर काम साहिब खान पठान ने यहाँ पे किया है। मुरम डालने का काम साहिब खान पठान ने किया है। ये पाखंडियों को सिर्फ हमने वोट दिया है, सिर्फ हमारा इन्होंने इस्तेमाल किया है। आप तो इनकी पूंगी बजने वाली है। इम्तियाज जलील साहब, बहुत तुमने जो है तो मुसलमानों को इस्तेमाल कर लिया है, बहुत कौम को तुमने इस्तेमाल कर लिया है। आपके लिए उन्होंने जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन आज इम्तियाज जलील साहब कौम के अंदर कभी खड़े नहीं उतरे, कभी खड़े नहीं उतरे। आज आपको जलील होना पड़ रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज इसलिए मुझे मैदान में आना पड़ा क्योंकि हमको कौम को रहबर सही नहीं मिल रहा है। मैं वादा करता हूं, आज ये जगह देख रहे हैं तुम, ये जगह पे हमारा स्टेज लगा है, तमाम लोग यहाँ पे जानते हैं। इसके लिए मैंने जद्दोजहद 3 साल तक लड़ा हूं। मुझे तरह तरह की तकलीफ दी गई है, यहाँ तक कि मुझे तड़ी पार किया गया यहाँ पे, लेकिन आखिरी सांस तक मैंने ये जगह के लिए रहा हूं। सब जानते हैं यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे तुम बोलते हैं कब्रिस्तान के लिए, कब्रिस्तान के आप किसको देखना है तो मेरे पास आकर पेपर देख लो, आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद मिलेंगे। आपके पेपर जो तो टोटल कब्रिस्तान का मसला सॉल्व हो चुका है। जो भी नारेगांव को देखना है आकर देख लो। मैंने पूरा जो तो नारेगांव का 5.5 एकड़ जमीन मैंने यहाँ पर लाया है। और कुछ लोग जो है तो जनाजा निकालते हैं, जनाजा मोर्चा निकालते हैं, ये लोगों को शोर शराबा करते हैं। मैंने साहिब खान पठान ने कभी जो है तो कभी जो तो दिखलावा नहीं किया है। लॉकडाउन जैसे इलाके का हालात के अंदर हमारे रहबर और नारेगांव के अंदर कभी जायजा किसी का लेने नहीं आए। हमारे नारेगांव के अंदर बाढ़ आई थी, बाढ़ के अंदर भी कोई नेता यहाँ पे ना यहाँ नहीं आया। हमारे कुछ लोग यहाँ के हम मौजूद थे यहाँ पे, हर समस्या यानी हर उनको घर घर जाके लोगों को जायजा लेकर उनकी समस्या को सॉल्व करने का काम साहिब खान पठान ने नारेगांव के अंदर किया है। फूल का काम लाया है। कुछ पाखंडी लोग आपने नाम के लिए अपना जो है तो गिरेजर वहाँ पे जो है तो जाकर अपने हाथ से उद्घाटन करते, लेकिन साहिब खान पठान ने वो फूल का काम लाया है। ये जो सामने फूल का दिखा आपको, 1 दिन के अंदर इसकी मंजूरी मैंने लेकर आया था। और जो कच्चर पट्टी दिख रही है आपको, कच्चर पट्टी 15 दिन तक साहिब खान पठान ने ऑपरेशन कर उसको बंद करने का काम ये साहिब खान पठान ने किया है। आपको पूरे डॉक्यूमेंट दूंगा। तो ऐसे काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी में मैं कहता हूँ, यहाँ पे नारेगांव के अंदर मिनी घाटी लेके आऊंगा। मैं ये वादा करता हूँ, ऐसी मिनी घाटी रहेंगी कि आप देखते रह जाएंगे। लोगों को वादे करते थे, लेकिन आप पूरी जनता नारेगांव की जानती है कि साहिब खान पठान जो वादा करता है वो पूरा करता है। आपने जाति खर्चे से हर मौसम, बारिश के मौसम के अंदर हमारे बच्चों को मकतब में जाने के लिए रास्ता नहीं रहता था, यानी हमारी माँ बहनों को रास्ता चलने के लिए इतनी तकलीफ होती थी। मस्जिदों के अंदर नमाज जा पढ़ने के लिए कोई जा नहीं सकता था, गंदा पानी होता था। जब तक भैया यहाँ पे पूरे नारेगांव के लोग गवाह है, तो मैंने साहिब खान पठान ने कई मरतबा नारेगांव के अंदर मुरम डालने का खूब जाति खर्चे से कई मरतबा नारेगांव के अंदर साहिब खान पठान ने किया। ये बड़े बड़े अपने आप को दावे करने वाले, अपने आप को मुसलमानों के रहबर कहने वाले कि हम मुसलमानों के रहबर है, हम मुसलमानों के हर समस्या को पूरा करेंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ मुसलमानों को इन्होंने इस्तेमाल किया, मुसलमानों को, नौजवानों को वर्गाने का काम किया, देश का माहौल खराब करने का काम किया। इनकी ऐसी स्पीच देते हैं, ये स्पीच ये देते हैं, लेकिन मुसलमानों को ये सजा भुगतना पड़ती है। मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इसकी सजा भुगतते हैं, लेकिन इनकी एक स्पीच से ये जो है तो अपना मतलब, अपना मफाद निकालने के लिए गलत गलत अल्फाज बोल के जाते हैं, लेकिन भुगतना पड़ता है हम नौजवानों को, भुगतना पड़ता हम नौजवानों को। इनकी वो स्पीच होती है, लेकिन बोलते हैं मुसलमानों के रहबर है। भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, नौजवान साथियों, आज भी वक्त है, इनका पीछा बिल्कुल छोड़ना होगा आपको। देश के अंदर अमन और सुकून चाहते हो, भाईचारगी चाहते हो, एकता का पैगाम रखना चाहते हो, ऐसे पाखंडी लोगों को इनका घर का रास्ता बताना होगा। तो अब मैं
मैं आपको 2-4 शब्द बोलता हूँ। अभी हमारे बहुत से लोग के मसला जो है, मैं आपको एजुकेशन यहाँ पे स्कूल यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा। यानी मैं वादा करता हूँ, मैंने वादा तो बिल्कुल पक्का करता हूँ, अपना काम भी करता हूँ, इंशाल्लाह काम भी करूंगा। मैं एक स्कूल कॉलेज लाऊंगा, मिनी घाटी लेके आऊंगा, यहाँ पे बच्चों को जो है रोटी रोजगार के लिए लगाऊंगा और नारे गांव को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। नारे गांव को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। नारे गांव के अंदर तुम देखते रह जाओगे, एक ऐसी चमकदार इलाका बनाऊंगा। तो वाकई में वादा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोदीला अभिवादन करून माझे सामाजिक गुरु दिवा पाटील साहेब तर देवांगे दत्ता पाटील साहेब यांना वंदन करून आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे आरक्षणवादी आघाडीचे प्रेसिडेंट अध्यक्ष प्रकाश अण्णा शेंडगे साहेब, बीआरएसपीचे अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश माने साहेब, आपले प्रमुख उमेदवार साहेब खान पठाण साहेब, विचार मंचावरील सर्व मान्यवर, विचार मंचाखालील मान्यवर आणि मित्रों, अब मैं हिंदी में बात करूंगा क्योंकि मराठी मेरे को लगता है ज्यादा समझ में नहीं आएगी, तो हिंदी में बोल सकता हूँ। अभी आपका जो उम्मीदवार है इधर का, जो बीआरएसपी ने दिया है, जिनका नाम क्या है, साहेब खान पठाण, जिनके नाम में ही साहब है, तो अभी उनको आमदार साहब बनाना है क्या नहीं? कितने लोग को बनाना है? सब हाथ ऊपर करो, साहब खान पठाण को अपने को आमदार बनाना है। दोस्तों अभी अपने महाराष्ट्र में जो बड़ी बड़ी युति बन गई, जो महायुति है, ये महाआघाड़ी है, लेकिन अपने काम की कुछ है क्या? कोई नहीं। अपने काम के जो आरक्षणवादी लोग हैं, वही अपने काम के, वही अपना काम करने वाले हैं। ये युति में से कोई नहीं करने वाला, ना आघाड़ी में से कोई करने वाला है। इसलिए अपने को विधानसभा में अपना आघाड़ी का जो आदमी है, जो आरक्षणवादी आघाड़ी का उम्मीदवार है, उनको चुन के देना है। और उनको जब चुन के देगा तभी अपने जो जो प्रॉब्लम रहेंगे वो विधानसभा में सॉल्व होने वाले हैं। अभी आपको सबको मालूम है कि ये अपने राज्य में इम्पोर्टेड लोग लाए। कहाँ से लाए? मैं कहाँ से लाए नहीं बोलूंगा, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर से लाए। और वो लोग ने क्या नारा दिया? उन्होंने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। क्या नारा दिया? बटेंगे तो कटेंगे। दोस्तों, हम आरक्षणवादी लोग हैं। ये आरक्षणवादी कौन कौन है? जहाँ अपने शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, एसबीसी है, माइनॉरिटी है, ये सब आरक्षणवादी है। और अगर आरक्षणवादी इकट्ठे हो जाएंगे तो हम कभी बटेंगे नहीं, हम बटने वाले नहीं है। और जब बटने वाले नहीं तो कटेंगे कैसे? हम कटेंगे भी नहीं, हम बटेंगे भी नहीं और कटेंगे भी नहीं। और ये बाहर के लोगों ने हमको समझाने की बात नहीं है, ये हमको मालूम है कि हम कैसे काम करने वाले हैं। आगे तो आरक्षणवादी इकट्ठे हो जाएंगे। तो आरक्षणवादी कितने हैं महाराष्ट्र में? आपको मालूम है कि आरक्षणवादी करीबन 75 से 80% है। अगर इस कौम का 80% लोग लोकशाही के अनुसार अपने वोट देंगे तो ये इसमें पूरी सरकार किसकी बनेगी? ये सरकार अपनी बनेगी। खाली अपने लोगों ने समझना चाहिए कि इसके आगे बाबा साहब ने अपने जो हक दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो हक दिया है, वो हिसाब से अगर हम वोट देंगे, अपने आदमी को वोट देंगे, तो इसके आगे की सरकार और आने वाली सरकारें ये अपनी हो जाएगी। और जब अपनी हो जाएंगी तो अपना सब काम है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। खाली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले इलेक्शन में आपको तो बाबा साहब पठाण आपके सामने अच्छा उदाहरण है, वैसे दूसरे भी उम्मीदवार हैं, सबको वोट देना है और सबको वोट देंगे। ऐसा मुझे खाली आश्वासन नहीं करता हूँ, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप सब वोट देंगे। और इससे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मैं इतना ही कहता हूँ कि आप जब वोट देंगे तो आगे ये सब चुन के आएंगे। और इतना बोल के मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
एक बार कहता हूँ, साहेब का पठान आगे बढ़ो। यहाँ पे और भी 3 उम्मीदवार यहाँ पे है जो कि BRSP से यहाँ खड़े हैं, तो हम उनके भी नाम की घोषणा जो है आज इस मंच से करेंगे कि यहाँ पे नवाब अहमद शेख आगे बढ़ो। यहाँ पे तीसरे विजय देवराव सिंगरे वैजापुर के उम्मीदवार हैं, विजय सिंगरे जी आगे बढ़ो। और यहाँ पे चौथे उम्मीदवार हैं अरविंद किशनराव कांबळे। अरविंद किशनराव कांबळे, आप आगे बढ़ो। इस मंच पे उपस्थित जिन्होंने करीबन गए 40 साल से दलित ओबीसी मुस्लिम समाज का आरक्षण की लड़ाई पूरे देश भर लड़ी है, ऐसे आप सभी के, हमारे सभी के नेता सम्माननीय डॉक्टर एडवोकेट सुरेश माने साहब, मंच पर उपस्थित आगरी समाज के नेता जेडी तांडेल साहब, उपस्थित सब ये मान्यवर, यहाँ पे बड़ी तादाद में उपस्थित भाइयों बहनों, दो 2024 का विधानसभा इलेक्शन का जंग शुरू हो चुका है। ये जंग ना तो मुसलमानों का है, ना तो हिंदुओं का है, ना तो दलितों का है। आज तक इस जंग को ऐसा शुरू किया गया कि हिंदू के आगे पे मुस्लिम और मुस्लिम के आगे पे दलित, ऐसा रंग देके इतने सालों में हमारे ये वोट का बाजार जो है इन्होंने माना है। लेकिन ये इलेक्शन में अभी सुरेश माने साहब और हम ओबीसी के सब नेता, मुस्लिम समाज के नेता, आगरी कोई समाज के नेता, ये सभी नेतागण ये महाराष्ट्र में इकट्ठा हुए हैं और आरक्षणवादी आघाड़ी स्थापित किया है। ये आरक्षणवादी आघाड़ी जो है, ये आरक्षणवादी आघाड़ी में कहा जाता है यहाँ कोई कौम का संबंध नहीं होता है। यहाँ पे गया 75 साल में ये महाराष्ट्र में देश में मुस्लिम समाज का लोक संख्या 14% है, ओबीसी 52% है, दलित समाज भी 13% और साथ 20% है। ये सब मिला के 80% हो जाता है। लेकिन गए 75 सालों में ये 80% जो हम सब मिलके हैं, इनको उल्लू बनाने का काम भी हुआ है और हमें सत्ता से कोसों दूर उन्होंने धकेल दिया है। अभी हम सबको अक्ल आ चुकी है कि कांग्रेस के लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम में पंजा दिखाते हैं, आप पंजा पे वोट मारो, नहीं तो ये बीजेपी वाले आपको भारत देश से भगा देंगे। इस तरह का ये नाटक इन्होंने इतने साल से किया है। अभी हमें आपस में बटना नहीं है। ये जंग आप किसी मुसलमानों की नहीं है, मुसलमानों की जंग है। हम ओबीसी आपके साथ में रहेंगे, आपकी लड़ाई हम भी लड़ने वाले हैं। आप अभी महाराष्ट्र में अकेले नहीं है। महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज 14% है, तो जो सत्ता आएगी वो सत्ता में जिनकी संख्या भारी, उसकी उतनी साझेदारी होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र में मुस्लिमों को 14% सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। और आप अगर पठान साहब को आप भेज देंगे तो सत्ता में लाल बत्ती की गाड़ी लेके पठान साहब आपके एरिया में आ जाएंगे। देखिए भाइयों, किसी एक समाज से ये युद्ध जीता नहीं जा सकता है।
मुसलमान अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता है, धनगर समाज अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता है, दलित समाज अलग अकेला नहीं लड़ सकता है। इतने सालों में हमें अलग अलग लड़ाई की नौबत आई थी, लेकिन अभी ये हमारी मुट्ठी बन चुकी है। अभी ये मुट्ठी हमारी, इसमें दलित आ गया, मुस्लिम आ गया, आ गई कोई धनगर, तेली, मारी, सारी, कोटी, कुमार, ये सब जवान, ये सब मिलके हम आगे की ये चुनाव का लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। तो इसलिए हम आपको गुजारिश करेंगे, तो ये जंग अभी, ये महाराष्ट्र में ये जंग शुरू हुआ है। मैं आपको विनती करूंगा कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा सभा चुनाव क्षेत्र में 1 लाख से ऊपर मुस्लिम भाई है, 40-50 से ओबीसी है, धनगर समाज भी 15-20 से धनगर समाज है। और ये लड़ाई है, ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। इसलिए पठान साहब का चुन के आना निश्चित है। कोई भी ताकत अभी इनको चुन के आने से नहीं रोक सकती है। इसलिए पठान साहब, मैं आपको अभी से ही आपको शुभेच्छा देता हूं और आपके गले में आमदारकी की माला मैं अभी आपके सामने पहनाऊंगा। आगे बढ़ो। तो 23 तारीख को 20 को इलेक्शन है और 23 तारीख को रिजल्ट है। हम लोग तो गुलाल उधरते हैं, धनगर समाज भंडारा उधरते हैं, आप क्या उधरते हैं? आप फूल उधरते हैं। तो फूल की बौछार उस दिन 23 तारीख को बड़ी तादाद में यहाँ पे विजयी रैली जो है वो पठान साहब और ये सब बीआरएसके के जो उम्मीदवार है उनके विजय की रैली जो है हम औरंगाबाद शहर में, ये संभाजीनगर शहर में निकालेंगे। उस दिन 23 तारीख को हम मेहमान बन के यहाँ जाएंगे औरंगाबाद शहर में, हम खुद यहाँ आ जाएंगे और ये रैली हम सब मिलके, सब जात मिलके इनके विजय की रैली हम औरंगाबाद शहर में निकालेंगे ना। देखिए भाइयों, ये बीजेपी का एक साल है, 4 या 5 मुस्लिम को खड़ा करेंगे, 4-5 मुस्लिम को खड़ा करेंगे और मुस्लिमों का वोट जो है वो बचाने का साजिश करेंगे। लेकिन आप लोग इसमें फंसना नहीं। आप 20 तारीख को साहेब सिंह पठान, आपकी क्या निशानी आपकी? साहेब सिंह पठान की चुनावी चिट्ठी है, ये सबकी चिट्ठी उस दिन बजाना है और चिट्ठी लेके हम भी 23 साल पर यहाँ जाएंगे और ये औरंगाबाद शहर में पठान साहब के विजय रैली जो है वहाँ निकालेंगे। इतना ही मैं कहता हूँ। धन्यवाद। आप इतनी बड़ी तादाद में आज सभा में आए हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा गुजार करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय ओबीसी, जय भीम। अन्ना और हम सारे लोग कोई टाटा बिरला की औलाद नहीं है, कोई अदानी अंबानी के बलबूते पे राज नहीं करते हैं। मोदी अंबानी के बलबूते पे राजनीति करता है, मोदी अदानी के बलबूते पे राजनीति करता है। इसलिए देश की सारी जल जमीन जंगल अदानी को बेचने में लगा है। एक कहावत है ना, सोशल मीडिया में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देश को चलाता है कौन? और सोशल मीडिया में लिखा गया देश को 2 लोग चलाते हैं, दोनों गुजरात के हैं, दोनों बेचने का काम करते हैं और खरीदने का भी काम दोनों गुजराती करते हैं। कुल मिला के 4 लोग देश को चलाते हैं। ऐसे वक्त में हम इतनी भारी संख्या में ओबीसी तबका हो, मुसलमान तबका हो, दलित तबका हो, अगर उसको सियासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, सरकार में हिस्सा नहीं मिलेगा, राजपाट में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो भाई ये लोकतंत्र किसके लिए? गुरु गोविंद सिंह की बात आप तो जानते होंगे। गुरु गोविंद सिंह
जिन्होंने सिखों का एक नई लड़ने की ताकत दी, एक जज्बा दिया। गुरु गोविंद सिंह, एक फेमस उनकी एक कहावत है, वो कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ मांग के मिल सकता है, मांग के सब कुछ मिलेगा, लेकिन राजपाट नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अगर दुनिया में मान सम्मान लेना है, राजपाट लेना है, तो वो छीन के लेना पड़ता है, मांग के नहीं मिलता। और छीनने का ही मौका चुनाव होता है। चुनाव अपने वोट 100-200 रुपए बेचने का मौका नहीं है, अपना कीमती वोट बेचने का मौका नहीं है, नालायक नेताओं को पैदा करने का मौका नहीं है, गलत नेताओं को पैदा करने का मौका नहीं है। तो साहब खान पठान जैसे सच्चे लोगों को नेता बनाने का मौका है, वो हमने हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए, अपने हाथ से ये मौके नहीं जाने चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने प्रयास करके, हमारे साहब खान पठान यहाँ है, पश्चिम में हमारे अरविंद कांबले है, ग्रामीण में हमारे शिंगारे जिलाध्यक्ष है, हमारे दूसरे साथी पटेल जी औरंगाबाद के दूसरे हिस्से में, और इसलिए ये लगभग सारे उम्मीदवारों की चुनाव निशानी सीटी है। मुझे लगता है अरविंद की खाली अकेले की क्या है, ट्रम्पेट है। ट्रम्पेट मतलब तुतारी बोलते हैं, तुतारी समझते हैं ना, ट्रम्पेट, तो उनकी खाली ट्रम्पेट है, बाकी लोगों की सीटी है। तो बीआरएसपी की सीटी का इस्तेमाल करो, आरक्षणवादी आघाड़ी के सीटी का इस्तेमाल करो, और बाकी लोगों की सीटी बजाने का काम करो। यही पैगाम देने के लिए आज हम आपके बीच पहुंचे हैं। ये आरक्षण आघाड़ी इसलिए है कि ये सिर्फ आरक्षण का मतलब ही है कि हमें सिर्फ आरक्षण देने लेने वाले नहीं बनना है, बल्कि हुकूमत के सहारे आरक्षण देने वाले भी बनना है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। आरक्षण सिर्फ मांगना ही हमारा काम नहीं है, बल्कि आरक्षण देना भी हमारा काम है। और आरक्षण कौन देता है? हुक्मरान देता है। आरक्षण कौन दे सकता है? सत्ता में बैठा हुआ आदमी दे सकता है। आरक्षण कमजोर आदमी नहीं दे सकता, उसके लिए मजबूत होना जरूरी है। और ये मजबूत होने का तरीका ये आने वाला चुनाव है। और इसलिए मेरी सभी आपके साथियों से एक पुरजोर अपील है कि ये अकलियतों की लड़ाई अब आधुनिक समय में, वर्तमान समय में वोटों के माध्यम से लड़नी होगी। और इसलिए आपसे मेरी एक बहुत बड़ी अपील है, नम्रता पूर्वक एक अपील है कि अपने वोटों का किसी भी तरह से सौदा नहीं होना चाहिए, अपने वोट नहीं बचने चाहिए। और ये वोटों के सहारे हमारे उम्मीदवार आने वाले 20 तारीख को इतने वोट ले ले कि 23 तारीख को जब ईवीएम मशीन खुलेगी, तो ईवीएम मशीन खुलने के बाद हमारे साहब खान पठान की सिर्फ और सिर्फ सीटी बजनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं बजना चाहिए। यही आपसे अपील करते हुए मैं आपसे रुखसत लेना चाहूंगा। और यही अपील करते हुए तमाम हमारे सारे उम्मीदवार, ये सारे उम्मीदवारों को आप बड़ी भारी वोटों से जिताएंगे, यही अपील करते हुए आज की सभा में आरक्षणवादी आघाड़ी के नेता प्रकाश अन्ना शेडगे जी, हमारे आगरी समाज के नेता कांडल जी और ये सारे लोग आज के सभा में मौजूद हुए। इनका एक बार तालियां बजाकर इनका शुक्रिया अदा करें। और आने वाले 20 तारीख को आपको सीटी के सामने बटन दबाए, यही अपील करते हुए आपसे रुखसत लेता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।